जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 22 अप्रैल 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आज अर्थ डे है, उससे रिलेटेड न्यूज़ दिया हुआ, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल दिया हुआ, अच्छा एडिटोरियल दिया हुआ। देखो, फर्स्ट पेज पे न्यूज़ है, ये न्यूज़ कर सकते हो आप इम्पोर्टेंट। कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल ने उम्मीद बढ़ाई। तो कोवैक्सीन जो है उसका तीसरा ट्रायल को मंजूरी मिल चुका है और उसके बाद हो सकता है हमारे देश को तीसरा वैक्सीन मिल जाए, जो भारत का इंडिजिनस वैक्सीन होगा, भारत के द्वारा निर्माण किया गया वैक्सीन होगा। यहाँ पे जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, यहाँ पे दिया हुआ मुख्य आर्थिक सलाहकार जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, उन्होंने दावा किया है कि देश में जो अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, जो कोरोना का लहर चल रहा है, वो 15 मई के बाद जो है धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। 15 मई तक अपने पीक लेवल पे चला जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है कल जो है कोरोना का 3 लाख से अधिक मैटर भारत में आया है, जो विश्व में सबसे अधिक मैटर अभी है। तो ऐसे कंडीशन में 15 मई ये पीक पे चला जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में आपको जाके देखना होगा। कृषि सुधार कानून के क्रियान्वयन में संशोधन की सिफारिश। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार 3 कृषि सुधार कानून लेकर आई थी। पहला जो कानून था वो था एपीएमसी एक्ट को सुधार, जिसमें सरकार मंडी में सुधार की बात कर रही थी। दूसरा जो था वो था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में सुधार, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सुधार। और तीसरा जो था वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के सुधार। सरकार ये 3 सुधार लेकर आई। मेरे अनुसार ये सुधार सबसे इम्पॉर्टेंट सुधार था। हरित क्रांति के बाद सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट सरकार कर रही थी। हालांकि इस कानून के रेगुलेशन से पहले, इस कानून को लाने से पहले सरकार ने किसानों से बातचीत नहीं की। यही कारण है कि देश में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था और अभी भी चल रहा है। तो अब देखो हुआ क्या था। जब देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था किसानों को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट आगे आई और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तत्काल रूप से, अंतरिम रूप से इस कानून पर रोक लगा दी। संसद कानून पास कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रूप से इस कानून पर रोक लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया था। उस समिति को ये बताना था कि क्या ये 3 कानून जो संसद ने पास की है, क्या ये किसानों के लिए सही है या नहीं है, या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन अभी सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कमेटी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पे भी अपना रिकमेंडेशन जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है। बंद लिफाफा में ये सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है। अभी तक पब्लिक के लिए ये रिकमेंडेशन को ओपन नहीं किया है, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बहरहाल 3 कानून जो है, कृषि कानून जो सरकार लेके आई थी, जो भारत के संसद ने पास किया था, उसके प्रोज कॉन्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो, हमारे देश के वायु सेना प्रमुख जो हैं वो कहाँ गए हुए हैं? फ्रांस गए हुए हैं और फ्रांस से उन्होंने 4 राफेल विमान को जो है भारत भेजा है। अब देखो, इसको भी देखो, हमारे देश में आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी भारत की यात्रा रद्द की। कल हमने डिस्कस किया था कि पुर्तगाल के जो राष्ट्राध्यक्ष है, वहाँ के प्रधानमंत्री भारत आने वाले थे, भारत के प्रधानमंत्री पुर्तगाल जाने वाले थे, उन्होंने अपनी यात्रा रद्द की। और यहाँ पे जापान के प्राइम मिनिस्टर की भी भारत यात्रा थी, जिसको उन्होंने रद्द किया। मेन रीज़न क्या है? कोरोना। देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो सीमा विवाद को लेकर के उचित स्थान दे चीन ने कहा है। चीन इस तरह की बातें करती रहती है, भारत की तरफ से भी इस तरह का बयान जारी होता है। वो अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। भारत चाइना रिलेशन इंपॉर्टेंट है, उसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, गलवान घाटी का जो डिस्प्यूट था वो क्या है, पेगोंग तोसो मोरिरी लेक का जो विवाद था वो क्या है, फिंगर 4 क्या है, फिंगर 8 क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने दिया चीन को झटका, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से की जो डील थी उन्होंने रद्द किया। जैसा कि हम सभी को पता है कि चीन की जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस परियोजना के तहत कई जगह चीन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है।
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी BRI का ही एक पार्ट है। आपको पता है कि BRI में भारत शामिल नहीं हुआ। क्यों भारत शामिल नहीं हुआ? क्योंकि भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की कि जो सीपैक आप गुजार रहे हैं वो सीपैक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरती है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यहाँ से चूंकि BRI गुजरता है, सीपैक गुजरता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है, इसलिए भारत ने आपत्ति इस पर दर्ज की थी, इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। भारत के जितने भी पड़ोसी हैं सब इसमें शामिल हुए। एकमात्र पड़ोसी भूटान है जो इस परियोजना का पार्ट नहीं बना है, राइट। अब देखो ऑस्ट्रेलिया इसमें बाहर निकल गया है। निश्चित तौर पे कह सकते हो कि क्वाड की एक जीत है। क्वाड के तहत जो हम रणनीति बना रहे हैं उसकी एक जीत है। ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर निकल गया। इसको भी एक बार देख सकते हैं। फेफड़ों के लिए बेहद कारगर है भाप लेना। तो आप लोग भी कोशिश करें कि भाप लेते रहें, राइट। जो आपके फेफड़ा को जो है शुद्ध करने का काम करेगा, रेक्टिफाई करने का काम करेगा। आपका फेफड़ा स्ट्रांग होगा, कोरोना वायरस आपको इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा। राष्ट्रीय पेज पे नॉर्मली न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज यहाँ पे कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। देखो, अदालतों पे अनावश्यक आक्षेप करना नहीं चाहिए, इसी को लेकर के न्यूज़ दिया हुआ। कल हमने अदालत में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जुडिशियल क्या रिफॉर्म्स होता है, उसको लेकर के कल हमने डिटेल में चर्चा किया था। आज हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इसको पढ़ना चाहिए कि हमें जो है अदालत पे, ठीक है, अमेरिका में भी आरोप लगता है, अन्य देशों में भी आरोप लगता है। अदालत को इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, न्यायिक रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, इस बात पे से इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके चूंकि अदालत हमारे देश में संविधान का अभिरक्षक है, इसलिए अनावश्यक आक्षेप इस पर नहीं लगाना चाहिए, अनावश्यक इस पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसी को लेकर के ये एडिटोरियल दिया हुआ, इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं आप लोग। मुझे जो डिस्कस करना है ये करना, पृथ्वी को सहेजने का अंतिम अवसर। अगर आज हम सजग नहीं हुए, आज हम संवेदनशील नहीं हुए, आज हम इस पर काम करना नहीं शुरू किए, तो हमारा पृथ्वी नहीं बचेगा। उसी को लेकर के ये एडिटोरियल दिया हुआ है। और आज जो है 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। इस बार का थीम है हमारी पृथ्वी का जीर्णोद्धार, राइट। तो ये थीम है, इसी थीम पे बेस्ड है इस बार का वर्ल्ड अर्थ डे। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो डाटा दिया हुआ है जिसको आप लोग कोट कर सकते हैं या चाहे तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं। एक तो ये कहा गया है कि 70 वर्ष का व्यक्ति, एक 70 वर्ष का व्यक्ति पूरी ज़िंदगी में उतना ऑक्सीजन लेता है जितना ऑक्सीजन 65 जो पेड़ पौधा है जीवन काल में जितना ऑक्सीजन देते हैं, उतना ऑक्सीजन जो है एक 70 वर्ष का व्यक्ति लेता है, राइट। यानी एक 70 वर्ष का व्यक्ति जीवन भर में जितना ऑक्सीजन लेता है वो उसके बराबर होता है जितना 65 पेड़ पौधा जीवन भर में जितना ऑक्सीजन देते हैं। तो सवाल ये होता है कि आप कितना पेड़ पौधा लगाए, क्या आपने 65 पेड़ पौधा लगाया, राइट। ये सवाल क्रिएट होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ। पहला डाटा है कि बीते 25 वर्ष में 8500 प्रजाति लुप्त हो चुकी है। दुनिया में बहुत सारी प्रजातियाँ जो पहले दिखती थी वो अब नहीं दिख रही है, बहुत कम दिख रही हैं। एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ कौवा का। कौवा पहले काफ़ी अधिक दिखता था, अब बहुत कम दिख रहा है। गिद्ध का एग्जांपल लो, गिद्ध काफ़ी अधिक दिखता था, अब बहुत कम दिखता है। गोरैया का एग्जांपल लो, गोरैया काफ़ी अधिक दिखता था आज से 20 वर्ष पहले, आज नहीं दिखता है। तो बहुत सारी प्रजातियाँ 8500 प्रजातियाँ लगभग विलुप्त हो चुका है। ग्लेशियर आज काफ़ी डरावनी कंडीशन है ग्लेशियर का, ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर पिघल रहा है तो उससे क्या होगा कि समुद्र का जो है जल स्तर बढ़ेगा, उससे क्या होगा कि समुद्र का जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा तो समुद्री जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। 2050 तक 1.5 करोड़ क्लाइमेट रिफ्यूजी होंगे। क्लाइमेट रिफ्यूजी क्या होता है? रिफ्यूजी होता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर रहने वाले या बसने वाले व्यक्ति को रिफ्यूजी कहते हैं। क्लाइमेट के आधार पर जब रिफ्यूजी जैसी व्यवस्था शुरू हो तो उसे क्लाइमेट रिफ्यूजी कहते हैं। जैसे मान लो कहीं बाढ़ आ गया
या कहीं मान लो अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गया, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ से विस्थापित लोग दूसरी जगह जाकर बसते हैं, तो इसे कहा गया क्लाइमेट रिफ्यूजी। अब देखो 2050 तक 1.5 करोड़ लोग जो है क्लाइमेट रिफ्यूजी होंगे, बहुत बड़ा डाटा है, राइट। 2050 तक राइटर का कहना है कि 2050 तक मछलियाँ ही नहीं बचेगी। जो आज मछली हम लोग खा रहे हैं, आज से 30 वर्ष के बाद मछली नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गर्म हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र गर्म हो रहा है, इसलिए मछलियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पिछले 20 वर्ष में 12,000 से अधिक मौसमी आपदा आ चुका है। जंगल काटने से जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ रहे हैं। जंगल हम काट रहे हैं, लगातार जंगल कट रहा है, जिससे जीव जंतु क्या है कि अपने प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट को छोड़ रहे हैं और वो बाहर आ रहे हैं। जीव जंतु अगर बाहर आ रहा है तो उसके साथ क्या बाहर आता है? कीटाणु आता है, विषाणु आता है, वायरस आता है। जैसे हम देख रहे हैं आज पूरी दुनिया जो है जिस वायरस का प्रकोप झेल रही है वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस भी जीव जंतु के कारण आया, राइट। क्योंकि हमने पेड़ काटा है, जीव जंतु बाहर आई, उसी के कारण कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला। इबोला वायरस देखो पूरी दुनिया में फैला, क्यों? क्योंकि हमने पेड़ काटे हैं, हमने जीव जंतुओं को जो उसका प्राकृतिक जगह था उस जगह को हमने काट दिया, उसे छीन लिया, तो उसके साथ विषाणु और जीवाणु आ रहे हैं जो विश्व भर में फैल रहे हैं, जो कोरोना महामारी का रूप ले रहे हैं, इबोला वायरस की महामारी का रूप ले रहे हैं। इस तरह से कई वायरस विश्व भर में फैल रहे हैं धीरे धीरे। 2006 में दिल्ली में, केवल दिल्ली में 2006 का डाटा है कि ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी चलती है और वहाँ पे हम लोग अपना इंजन बंद नहीं करते। मान लो बाइक से हैं तो आप अपना इंजन बंद नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ दिल्ली में जो है ट्रैफिक लाइट पे इंजन बंद नहीं होने के कारण 4.22 लाख पेट्रोल और डीजल बर्बाद हुआ था। आज के समय में दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में ही कहीं अधिक, तिगुना चौगुना से भी अधिक जो है पेट्रोल डीजल बर्बाद हो रहा है। 15-20 लाख लीटर पेट्रोल डीजल बर्बाद हो रहा है। पूरे इंडिया का अगर कैलकुलेट करोगे तो कहीं ज़्यादा है, 1 करोड़ लीटर से भी अधिक पेट्रोल और डीजल बर्बाद होता है प्रति वर्ष। तो इसे बंद किए जाने की आवश्यकता है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, इसमें ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल हम मंगाते कहाँ से हैं? तो हम खाड़ी देशों से मंगाते हैं, हम अमेरिका से मंगाते हैं, रशिया से मंगाते हैं। हमारी फॉरेक्स रिजर्व का एक अच्छा खासा पैसा चला जाता है आपको पेट्रोल डीजल मंगाने में, राइट। अब देखो एक दिन में, एक डाटा और है कि एक दिन में 144 करोड़ प्लास्टिक बोतल का प्रयोग होता है। एक दिन में सोचो 144 करोड़ प्लास्टिक बोतल का प्रयोग होता है जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है, तो समस्या बहुत बड़ी है। समस्या पे अगर हम लोग जगे नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आने वाले समय में। जैसा कि आप सभी को पता है, मुझे डिस्कस करना था आपके साथ, मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी न कभी समय मिलेगा तो करूँगा, कि 1992 में जो है रियो कन्वेंशन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहते हैं। उस रियो कन्वेंशन में 3 महत्वपूर्ण कन्वेंशन पे साइन हुआ था। एक तो था UNFCCC जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के लिए काम करता है। एक है UNCCD जो बेसिकली मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए काम करता है। और तीसरा था UNCCD, ये बायोडाइवर्सिटी को रोकने के लिए काम करता है। UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो CBD है। तो CBD का जो कार्य योजना था 2020 में एक्सपायर हो चुका है और 2020 के बाद नई कार्य योजना अभी तक नहीं आई है, राइट। तो इसलिए भी 2020-21 का अभी वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैव विविधता का जो खतरा विश्व भर में बढ़ रहा है उसके लिए विश्व की सरकार या विश्व के देशों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। देखो सरकार क्या पहल कर रही है? सरकार कर रही है सौर ऊर्जा के इस्तेमाल बढ़ा रही है। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत ने ही किया था। भारत ने पेरिस क्लाइमेट चेंज में 175 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट लिया था 2022 तक के लिए, और अभी ये बढ़ा करके 450 कर दिया गया। 450 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करेंगे बाय 2030 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन का प्रयोग जो है सरकार कर रही है। दिल्ली में शुरू हो चुका, बिहार में शुरू हो चुका, अन्य जगह धीरे धीरे शुरू होगा। बिहेवियर चेंज को आवश्यकता है हमें चेंज करने की। बिहेवियर चेंज में क्या आता है? जैसे मान लो आप सिग्नल पे हो,
कोई आपको बोलेगा नहीं कि आप अपने गाड़ी का इंजन बंद करो, लेकिन वहाँ पे आप इंजन बंद कर दो, ये भी बिहेवियर चेंज का पार्ट आता है। आप जो है प्लास्टिक कचरा यूज करते हैं तो उसको जगह जगह पर ना फेंकें, ये भी बिहेवियर चेंज का पार्ट आता है। किसी भी देश की किसी भी व्यवस्था को इम्प्रूवमेंट करने में बिहेवियर चेंज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। अब देखो, ये जो धरती को बचाने के लिए 4R का कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। पहला है कि रिड्यूस कीजिए, कम कीजिए। आप मान लीजिए तेल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तेल का यूज करना कम कीजिए। आप प्लास्टिक कचरा का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, उसका यूज करना कम कीजिए। दूसरा है रिफ्यूज, एक सेकेंड, दूसरा है रीयूज, सॉरी रिफ्यूज लिखा हुआ रीयूज है, उसको पुनः, जैसे मान लो प्लास्टिक कचरा है या मान लो प्लास्टिक की बोतल है, उसी प्लास्टिक के बोतल को अन्य प्लास्टिक के उत्पाद में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो वो दूसरा है रीयूज, उसका पुनः कैसे यूज किया जाए उसके लिए हम काम करें। तीसरा है रिसाइकल और चौथा है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब मना भी कर सकते हैं, राइट। तो ये चारों आर को अपनाया जाना चाहिए, इससे हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, इससे हम खतरा जो आने वाले समय में खतरा है, पृथ्वी पे खतरा, उस खतरे को हम बचा सकते हैं। 4R का कॉन्सेप्ट याद रख लेना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज। एक बार इसको भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश अभी चल रहा, पूरे देश में कमी चल रहा, उसी को लेकर के एडिटोरियल दिया हुआ, एक बार देख सकते हैं। केयर रेटिंग ने घटाया विकास दर का अनुमान। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बहुत सारे एजेंसी ने भारत के विकास दर 10% से अधिक कहा है। केयर रेटिंग एजेंसी जो है 10.2% अब कहा है कि अर्थव्यवस्था का विकास दर घट के 10.2% रहेगी। ये भी काफ़ी है। मुझे शक है कि अगर कोरोना वायरस इसी तरह से बढ़ता रहा तो दो जो डिजिट में भी हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, अर्थव्यवस्था 10% भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखो यहाँ पे ये न्यूज़ देखो, अप्रैल फरवरी में 17% बढ़ा कृषि निर्यात। क्या कृषि निर्यात जो बढ़ा है निश्चित तौर पे देश के लिए एक अच्छा कदम है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा शगुन है। लेकिन इसके पीछे देखो, अगर एक आपको याद होना चाहिए, कृषि निर्यात नीति 2018 मैंने डिस्कस किया था। सरकार 2018 में कृषि निर्यात नीति लेकर आई थी। क्यों? क्योंकि 2022 तक हमें किसानों की आय को दोगुना करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि किसानों के जो उत्पाद हैं, गेहूं है, चावल है, या जो भी कृषि उत्पाद हैं, उसके निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए। इसका उद्देश्य जो था 2022 तक कृषि निर्यात को $60 बिलियन कर देना था, राइट। 2022 तक हमें कितना करना है? $60 बिलियन हमें करना है, इसका टारगेट था। $60 बिलियन कितना होता है? $1 बिलियन में लगभग 7500 करोड़ होता है। तो मान लो लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास जो है $60 बिलियन में होगा। तो इतना हमारा टारगेट है 2022 तक कर देने का। अभी फ़िलहाल जो है 11 महीने का डाटा है, 11 महीने के डाटा में हम 2.74 लाख जो है हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हमारा टारगेट है 4.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब देखो, ये जो न्यूज़ है इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाकर देखोगे तो लिफ्टिंग की रफ्तार धीमी, मंडियों में जगह नहीं, सड़कों पे लगे गेहूं की बोरुओं की ढेर। तो इसके बैकग्राउंड में जाकर आपको देखना पड़ेगा। आपको एक टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भंडारण। भंडारण को आपको पढ़ना पड़ेगा। भंडारण के कारण हमारे पास पर्याप्त भंडारण नहीं है। एफसीआई गोदाम में भी पर्याप्त अन्न जो है स्टोर करने की क्षमता नहीं है। लाखों टन अनाज प्रत्येक वर्ष सड़ जाते हैं। उसका डाटा वर्ड देख लेना आप, फिर कभी मैं डिस्कस कर दूंगा। भंडारण को लेकर के जो समस्या है, लाखों टन अनाज सड़ जाते हैं, इसको लेकर के सरकार जागरूक है। अशोक दलवाई समिति के रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की 7 सूत्री कार्यक्रम बनी थी जो किसानों के आय को दोगुना करेगी। 2022 में किसानों के आय को दोगुना करने के लिए एक समिति बनी थी, अशोक दलवाई समिति। उस समिति के रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर 7 सूत्री कार्यक्रम बना है। उसमें भी कहा गया है कि हमें कोल्ड स्टोरेज को बढ़ाना होगा।
आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में 1 लाख करोड़ रुपए का जो है फंड दिया गया है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। उसका भी रीज़न है कि हमें भंडारण क्षमता बढ़ाना होगा। कृषि कानून को अगर आप देखोगे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को जो है इम्प्रूवमेंट किया गया, उसका भी रीज़न है कि हमें भंडारण क्षमता को बढ़ाना होगा। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, कल मैं देख रहा था इस पर। श्रीलंका ने अपने पोर्ट से चीन के जहाज को जाने के लिए कहा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम्बनटोटा बंदरगाह जो श्रीलंका में है, जो 99 ईयर के लिए लीज पे दे दिया चीन को। क्यों? क्योंकि श्रीलंका ने अपना कुछ पैसा दिया ऋण के तौर पे, चीन ने कुछ पैसा दिया श्रीलंका को ऋण के तौर पे। अब श्रीलंका के पास चीन के पैसा को चुकाने में असक्षम थे, राइट। श्रीलंका असक्षम था, इसलिए श्रीलंका को अपना बंदरगाह हम्बनटोटा बंदरगाह 99 वर्ष के लिए लीज पर रखना पड़ा, गिरवी पर रखना पड़ा चीन के पास। अब देखो हम्बनटोटा बंदरगाह पे एक जहाज़ आकर रुकी, चीन की जहाज़, और उनका कहना था कि हम रिपेयर के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। उसमें पता चला कि उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसी संभावना है कि श्रीलंका को ऐसी इन्फॉर्मेशन भारत की जो रॉ है वो दी होगी कि आपके यहाँ आपके पोर्ट पे एक जो है न्यूक्लियर एक्टिव जहाज़ है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उसका परमाणु बम वगैरह बनाया जा सकता है, आप इसको जल्दी से जल्दी वहाँ से भेजिए। तो श्रीलंका ने स्पष्ट तौर पे कहा कि भले ही हम आपको लीज पे दिए ये बंदरगाह, लेकिन आप यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं लेकर आ सकते हैं, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे निकल जाइए, राइट। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। अब देखो कैलाश की राह आसान करेगा यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा कैलाश को जो है हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, और ये भारत के लिए अच्छा कदम होगा। कैलाश का जो क्षेत्र है उसमें भारत, चीन और नेपाल तीनों की भूमि पड़ती है, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम होगा अगर ऐसा हुआ तो। चलिए आज इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।